इस लॉकडाउन में आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपने पढ़ाई को भी आप कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप घर में ही रह रहे होंगे। तो घर में रहिए और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होता रहे। और जैसा मुझे पता है या जैसा मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल उनके टीचर्स के द्वारा। तो आज मैं भी एक स्टडी मटेरियल लेकर के आया हूँ आपके लिए, वो है पोएम कीपिंग क्वाइट, है ना। पेब्लो नेरुदा का लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट। और आज मैं आपको इसी को इलाबोरेट करके बताऊंगा, इसी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये है कैसा पोएम और इस पोएम के कुछ जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जिसको इसमें इस्तेमाल की गई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका फॉर्म क्या है, थीम क्या है और इसके समरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कीपिंग क्वाइट जो है ये लिखा है किसने, पेब्लो नेरुदा ने। पेब्लो नेरुदा एक पोएट है जो चिली में इसका जन्म हुआ था, है ना। पेरल नाम का एक जगह था, वहां पे चिली में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1904 में और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। और एक चीज और इनके बारे में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि डेथ से 2 साल पहले अर्थात 1971 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? लिटरेचर के लिए ना। तो 1971 में इनको ये लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। चलिए आप बात करते हैं हम लोग फॉर्म के बारे में, है ना। फॉर्म देखिए, इसका फॉर्म क्या है इस पोएम का, कुछ पोएम के बारे में बात करते हैं। इतना तो हम लोगों ने पोएट के बारे में जान लिया, उनका जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुई और उनको नोबेल प्राइज कब मिला था। ये थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए, है ना, अभी से ही। तो चलो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोएम के बारे में। पोएम का फॉर्म कैसा है बच्चे? बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, वह है ब्लैंक वर्स। ये आपके, मैं बोल दे रहा हूँ सिंपल है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चों वाली पोएम नहीं है। बच्चों वाली पोएम में क्या होता था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर। यहाँ पर हम लोग राइमिंग देखते थे, वहां पे हम लोग राइमिंग देखते थे, बट यहाँ पर राइमिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं राइम्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, राइमिंग यहाँ पर नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। अर्थात जो हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पढ़ रहे थे वो तो राइम उसमें था, है ना। लेकिन यहां पर इस तरह के पोएम में आपको राइम्स नहीं मिलते। राइम कहने का मतलब ये होता है, या राइमिंग कहने का मतलब, राइमिंग सीम कहने का मतलब ये होता है कि अंतिम के 2 लाइन के अंतिम के जो 2 वर्ड्स होते हैं वो आपस में क्या होंगे, या अंतिम के जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड जो होता है वो एक ही तरह का आता है, एक ही तरह का साउंड होता है, उसको हम लोग राइमिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइमिंग नहीं है। अर्थात वैसे पोएम जहां पर राइमिंग नहीं होते, राइमिंग्स नहीं मिलते, उसको हम लोग ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। अर्थात देखो, राइमिंग के लिए हम लोग समझते थे क्या क्या, जैसे मान लो आर आ गया पहले वाली लाइन में और दूसरे वाले लाइन में आ गया स्टार, तो और स्टार ये जो है वो साउंड दोनों का सेम आ रहा है। साउंड कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर साउंड जो है वो मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जब साउंड आपस में मिलते हुए नहीं दिखेंगे तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वह पोएम कैसा है, वह पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स है ना। चलिए अब इसके थीम के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि चाहे वो पोएम हो, चाहे किसी भी प्रकार का लिटरेचर हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएम हो, या कोई ड्रामा लिखा गया हो, या फिर किसी भी प्रकार की स्टोरी, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, या कोई आर्टिकल लिखा गया हो, या किसी के द्वारा कोई जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया हो, चाहे जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं उन चीजों पर आपको माहौल का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है ना। माहौल का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। माहौल का प्रभाव मैं क्यों आपको कह रहा हूं? माहौल का प्रभाव इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि जिस सिनेरियो में, जिस परिस्थिति में आप रहेंगे उसका कहीं ना कहीं झलक उस पर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो आप थोड़ा गौर करने वाली बात यह है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, उनका जन्म हुआ था 1904 में, है ना, और डेथ हुई 1973 में। आपको मैं थोड़ा सा यहां से बाहर ले चलता हूं, यहां से थोड़ा सा हट जाइए, यहां से थोड़ा सा हट करके आपको बाहर में लेके चलता हूं। अब बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 1914 टू
1918, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945, यही था ना। अब आप जब इन दो चीजों को देख लेते हैं तो अब हम लोग देखिए, अब टाइम से इसको मिलाते हैं, मतलब ईयर से मिलाते हैं। ईयर से मिलाकर कैसे देखते हैं, देख लो, गौर करो। यहां पर 1904 में उनका जन्म हुआ और जस्ट 10 साल के बाद, यानी ये इनके जीवन के 10वें साल में क्या शुरू हो जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। लड़ाइयां होती हैं, चारों तरफ से न्यूज आते हैं, उस देश ने उसको मारा, उस देश के लोगों ने उस देश के लोगों को इतना मारा, है ना, इतने लोगों की डेथ हुई। ये चीजें जो है वो बचपन से ही, टीन एज में ही इनके दिमाग में बैठने लगी। हाँ, 18 में ये खत्म हुआ। अब ये 18 में ही खत्म हो जाता और उसके बाद फिर कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होता या कोई भी वॉर नहीं होता, तब फिर वो आसानी से, या वो थोड़ा कम इंपैक्टफुल होता। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही ये थोड़े और बड़े होते हैं, वैसे ही 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अर्थात दोनों वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों इनके लाइफ पीरियड में हुआ। जब ये जीवित थे, उन दोनों वर्ल्ड वॉर को इन्होंने बहुत नजदीक से ये एक्सपीरियंस किया और उस अनुभव के आधार पर इनके पोएम्स में आपको क्या, तो चीजों को देखने को मिलता है या चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं, मैंने जो अभी आपको बताया कि अगर एक व्यक्ति माहौल, जिस भी प्रकार के माहौल में है, उस माहौल का असर उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको क्या यहां देखने को मिलता है? आपको यहां देखने को यही मिल रहा है कि चूंकि दोनों वर्ल्ड वॉर इनके जीवन काल में ही हुआ, इसीलिए इन पर कहीं ना कहीं उन वॉर्स का, उन लड़ाइयों का, उन युद्ध का माने प्रभाव आपको देखने को मिलता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, तो उन वॉर्स वगैरह से जो पीड़ित थे, जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, उनसे बचने के लिए उन्होंने एक पोएम लिखा, कीपिंग क्वाइट। और ये कीपिंग क्वाइट जो है, इसका थीम है हार्मनी एंड पीस। क्या है? हार्मनी एंड पीस। क्या करके? तो इंट्रोस्पेक्शन करके। इंट्रोस्पेक्शन करने का मतलब होता है आत्मावलोकन, मतलब अपने अंदर से किसी भी बात पर विचार करके, सोच के। और क्या है? और इसका थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। शांत रहकर क्या हम लोग कर सकते हैं, यानी शांत रहने का जो महत्व है, चुप रहने का जो महत्व है, शांति से किसी बात पर विचार करने का जो महत्व है, उस महत्व को भी उन्होंने इस वाले पोएम में आपको बताया है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, पोएट के बारे में जान लिए, फॉर्म के बारे में जान लिए, और थीम के आपको समरी बताऊंगा। और समरी के साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, वह है पोएटिक डिवाइस, है ना। पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। पोएटिक डिवाइसेस वैसे चीजें होते हैं, वो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं पोएटिक डिवाइस, जो पोएम में आकर के और पोएम के जो पोएम की सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप लोग अलंकार की बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीचेस यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, है ना। उन्हीं कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं, और उन्हीं चीजों को हम लोग पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ता हूँ और कहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं। जो पोएम स्टार्ट होता है वो होता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहता है कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम लोग सभी शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा आखिर वो क्यों कह रहा है पोएट जो है 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है? ध्यान दीजिए, काउंट टू 12 ये जो है वो एक सिंबल है। सिंबल कहने का मतलब है कि किसी चीज को दिखाने का काम कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है? तो ये टाइम को दिखा रहा है बच्चे, ये टाइम को दिखाने का काम कर रहा है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो किसी के प्रतीक के रूप में आपको, आपके सामने वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, है ना। तो ये जो काउंट टू 12 है, ये सिंबलाइज करता है टाइम को। आप जानते होंगे 12 तक ही ये काउंट करने के लिए क्यों बोल रहा है? आप जानते होंगे कि एक दिन में 12 और 12 24 घंटे होते हैं, मतलब 12 घंटे दिन का और 12 घंटे रात का, है ना। तो यहां पर पोएट जो है सिंबलाइज करता है, तो पोएट सिंबलाइज करता है इसके थ्रू काउंट टू 12 कह के कि आप जो वो 24 घंटे हैं, 1 डे इज इक्वल टू
24 आवर्स जो हैं इसमें से 12 घंटे 12 आवर्स आप खूब काम करें, खूब जी तोड़ काम करें, जी तोड़ मेहनत करें। अर्थात इस 12 घंटे में आपको रेस्ट नहीं करना है। Don't you have to keep still within these 12 hours? But whenever we would cross this one, जब कभी हम इस 12 घंटे को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, just after that we will have to keep still so that we could start thinking about ourselves. Means so that we could start introspecting ourselves, है ना? हम लोग अपने आप को we must have to introspect ourselves as we have already known in the theme. What the theme was being given there. तो उस थीम में हम लोगों ने समझा था कि इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। क्या करने के लिए? तो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जो आपके समय में या जो उस समय में जो कंडीशंस थे या अभी भी जो हमारे आसपास में जो कंडीशंस बने हुए हैं, वो एक वॉर का माहौल बना हुआ है। हर व्यक्ति जो है वो खुद में है, वो केवल और केवल खुद के बारे में सोच रहा है, वो भी सोच नहीं रहा है ना। तो हमें करना क्या है कि for 12 hours we will have to do hard work, but just after that, लेकिन उसके बाद जो 12 घंटे बचेंगे we must have to think, we must have to introspect ourselves. हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो इस वाले फर्स्ट लाइन में काउंट टू 12 जो है वो कहीं ना कहीं एक सिंबल है। और सिंबल क्या दिखाता है? तो ये एक प्रतीक होता है, सिंबलाइज करता है किसी चीज से किसी दूसरे चीज को सिंबलाइज करना। अर्थात मैंने उसके बदले में इस वर्ड का इस्तेमाल करके और आपके ध्यान को कहीं और ले जाने का काम करता है पोएट इस पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब हम लोग सभी क्या हो जाएंगे? एकदम शांत हो जाएंगे। देन इन द नेक्स्ट लाइन, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार आपको करना क्या है कि पृथ्वी पे क्या करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में आपको बात नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू स्पीक एनी लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह से आप कर रहे हैं, हाँ ठीक है हम बोल नहीं रहे हैं, बोलेंगे नहीं, इशारा करेंगे नहीं, आपको वो भी नहीं करना है। क्योंकि अगले लाइन में वो कहता है कि लेट्स है ना स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने हाथों को भी ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाना है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में सरमन जोशी करके कोई ये जो एक्टर है ना, वो जब उसे रेंचो के बारे में पता चलता है तो वो भागने लगता है, और उस समय उसकी वाइफ इशारा करते रहती है। उस समय वो शायद कोई एक्सरसाइज कर रही होती है, और उस समय वो इशारा करती है ऐसे कुछ करके, है ना। तो आपको उस तरह से भी नहीं करना है। वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो बताना चाहती है कि तुमने पैंट नहीं पहना है, तुम बिना पैंट के ही चले जा रहे हो। लेकिन उस समय वो अपने दोस्त से मिलने के चक्कर में वो भागता चला जाता है, वो अलग मैटर है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि शांति कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपको बोलना ही नहीं, आपको अपने हैंड्स को भी ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करना है। मतलब बाहर से बिल्कुल ही आपको एकदम स्थिर हो जाना है, एकदम साइलेंट हो जाना है, सो दैट आपका इनर है ना, यानी कि आपका जो इनर पार्ट है वो क्या करे? वो काम करना शुरू कर दे। अर्थात आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, इट स्टार्ट्स वर्किंग, है ना। तो तभी वह काम करना शुरू करता है ना। तो इसीलिए करना क्या है कि हमें कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब 12 घंटे तक आप काम कीजिए, लेकिन देन आफ्टर उसके बाद आपको करना क्या है? तो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है, और शांत होकर के आपको क्या करना है? तो यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, और यू वुड हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हाट आर देयर इन योर लाइफ, है ना। जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। एंड whenever you would start thinking about the problems, then only you will get the solution. तो आपको solution कब मिलेगा? जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, जब आप प्रॉब्लम्स तक पहुंचेंगे। अर्थात आपको करना क्या है? यू विल हैव टू कीप स्टिल ओनली। आपको बस एक ही काम करना है, और वो ये करना है कि जस्ट आफ्टर काउंटिंग अप टू 12, मतलब 12 तक गिनने के बाद तुरंत से आपको चुप हो जाना है, शांत हो जाना है, बिल्कुल अपने आप को एक साइलेंस मूड में लेके जाना है। अब मैं आपको थर्ड स्टेंजा इस पोएम का बताता हूं, है ना। थर्ड स्टेंजा जो है वो आपको कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, है ना। यह जो होगा वो एक खास क्षण होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है खास या स्पेशल ना। तो यह एक खास क्षण होगा विदाउट रस, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी शोर शराबा के। और क्या कहता है? वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सभी क्या होंगे? एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस,
और एक अजीब सा माने एक अचानक अजीब सा चीज जो है वो आपके सामने उपस्थित होगा, या आप कह सकते हैं कि एक अजीब मोमेंट आपके सामने आ जाएगा, एक बड़ा ही स्ट्रेंजनेस आपके सामने आ जाएगा। कब? जब आप साइलेंट होंगे, जब आप कुछ क्षण के लिए चुप हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे 12 तक गिनने के बाद, तब। तो कहता है यहां पर, अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना। यहां पर ये एक्सोटिक मोमेंट जो है वो क्या है, कौन सा एक्सोटिक मोमेंट होगा? तो ये एक्सोटिक मोमेंट ऐसा होगा जिसमें वो खास क्षण ऐसा होगा जिसमें हम क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, है ना। हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में उस एक्सोटिक मोमेंट में सोचेंगे। वो जो खास क्षण होगा वो हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आएगा, है ना। और क्या कहता है, जब बहुत ज्यादा रश नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा आपके पास इंजन नहीं होगा, अर्थात बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकते हैं और फिर आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। आगे यहां पर कहता है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सभी एक साथ होंगे। यहां पर एक साथ होंगे कहने का मीनिंग यह है कि जितने भी लोग हैं, जिस भी प्रकार के, जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, कास्ट वाइज हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं, है ना। तो ये जो हमारा सेपरेशन है लोगों से, ये सेपरेशन क्या होगा, वो खत्म होगा, है ना। हम इस सेपरेशन का जो जड़ है, अर्थात जो रूट है, उस रूट तक हम पहुंचेंगे और उस रूट को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हम 12 तक गिनने के बाद शांत हो जाएंगे, और तब एक अगला लाइन आता है, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और तब हमारे सामने जो एक क्षण होगा, वो जो विशेष क्षण होगा, वो एक अजीब सा होगा, है ना। और यहां पर आपको मैं बताता हूं कि ये जो सडन स्ट्रेंजनेस है, ये क्या दिखा रहा है, या सडन स्ट्रेंजनेस जो है वो यहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया है। ये एक पोएटिक डिवाइस है बच्चे, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, पोएटिक डिवाइस है। इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है अनुप्रास। इसमें वर्णों की जो ध्वनि होती है, अर्थात जो लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स रिपीट होते हैं। आप थोड़ा गौर करने वाली बात यहां पर ये है, आप थोड़ा देखेंगे, सडन एस, स्ट्रेंजनेस एस, और लास्ट में फिर डबल एस, अर्थात जो क्या है, तो जो लेटर्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिपीटेशन और एक होता है एलिट्रेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, वर्ड्स बार बार आते हैं, है ना, ब्रेक को ब्रेक, वहां पर बार बार वर्ड्स आ रहा था, वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा था, तो वर्ड जहां पर रिपीट होगा उसको रिपीटेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है, तो लेटर्स के रिपीटेशन को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं कई दफा बच्चों को बताता भी हूं, संस्कृत में एक श्लोक भी है, प्रतिभटक कटक कटीले के ते काटी काटी काली का सी कीले की कले उदे काल को, ये एक लंबा सा श्लोक है जिसमें प ट और क ये ऐसे वर्ण हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। हम लोग भी यहां पर सिमिलरली देख रहे हैं। यह एक एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, तो रिपीट होता है। क्या क्या रिपीट होता है, तो रिपीट होता है क्या, तो आप देख सकते हैं कि यह रिपीट होता है लेटर्स, है ना, जो लेटर्स हैं वो लेटर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। स्टेंजा की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चौथा स्टेंजा जो है वो कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। यहां पर देखिए, कोल्ड सी मतलब ठंडा समुद्र। ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है ना। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे है ये मैं बताऊंगा, पहले इसको मैं समझा लेता हूं आपको। वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहां पर ये पूरा जो लाइन है, ये जो 4 लाइन लिखे गए हैं, ये पूरा स्टेंजा जो है वो एक सिंबॉलिक इमेज पेश करता है आपके सामने। सिंबॉलिक इमेज क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, सिंबॉलिक इमेज जो है वो इससे कुछ आपको आइडिया देता है। ये जो लाइंस हैं इनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आप लाइंस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फिशरमैन जो हैं वो कोल्ड सी में क्या करेंगे, तो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। वेल को हार्म नहीं करेंगे कहने का मतलब है कि जो वहां पर बड़ी मछलियां, वेल मछलियां हैं, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग वहां पर सॉल्ट गैदर कर रहे होते हैं, है ना, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने हाथों की ओर देखेंगे, है ना, मतलब अपने घायल हाथों की ओर वो देखेंगे। ये सिंबॉलिक कैसे है, यहां से 2 चीजें बाहर निकल के आ रही हैं।
जब हम शांत रहेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा, तब हम एक मानव बन पाएंगे। मानव का क्या ये गुण होता है, मानव का गुण जो है वो ये होता है कि वह अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है। अगर फिशरमैन जो है वो व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाने लगे, अर्थात वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, और वह वैसे लोग जो वहां पर सॉल्ट गैदर कर रहे होते हैं, वो अगर अपने हाथों की ओर देखने लगे, तो इसका मतलब वह अपने बारे में भी सोच रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग के जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 3 प्रकार के कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं ह्यूमन ये पूरे जो ह्यूमैनिटी है उसको। एक क्या होता है, एक होता है जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, उसका एक कैटेगरी होता है, एक मानव की कैटेगरी होती है, और एक राक्षसों की कैटेगरी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो महात्मा होते हैं वो केवल और केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, मानव जो होता है वो अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में सोचता है, और तीसरा जो राक्षस होते हैं वो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर एक सिंबल, ये सिंबॉलिक इमेज एक तो यहाँ से ये आ गया, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं हमें पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माइंडलेसली, बिना सोचे समझे हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रकृति के साथ पंगा ले रहे हैं, है ना। ये जो नेचर है इसके साथ हम लोग पंगा ले रहे हैं, नेचर को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, और जब नेचर को बर्बाद कर रहे हैं तब हमारे सामने रिजल्ट क्या आ रहा है, हर्ट हैंड्स, अर्थात हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसके थ्रू, तो नेचर को बर्बाद करते हुए। मतलब नेचर को बर्बाद कर रहे हैं कैसे, क्योंकि हम लोग हार्म कर रहे हैं किसको, वेल्स को। वेल जो है वो कहीं ना कहीं नेचर को सिंबलाइज करता हुआ यहाँ दिखता है ना। जो वेल मछली है वो नेचर के लिए है, मतलब नेचर में जो पेड़ पौधे हैं, वेल मछलियां हैं, या फिर केवल मछलियों के बारे में ही बात नहीं कर रहा, जितनी भी चीजें हैं इस नेचर की, उन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों के साथ हम पंगा ले रहे हैं, पंगा माने कर रहे हैं, और उन चीजों को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। और इसके चलते हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है हर्ट हैंड्स का, अर्थात जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। अर्थात नेचर को बर्बाद करने के साथ साथ माइंडलेसली हम लोग सोच नहीं रहे, और जैसे पेड़ों को हम काटते चले जा रहे हैं, हम सोच नहीं रहे, हम केवल सोच रहे हैं अपने बारे में। हम क्या सोच रहे हैं, पेड़ों को काट देंगे और वहां पर अपना घर बनाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, तो हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, ग्रीनरी जो है वो खत्म होते चली जा रही हैं, और उस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम जो हैं वो अपने आप को मुसीबतों में धकेलते चले जा रहे हैं, अर्थात दूसरों को नुकसान पहुंचा के हम खुद जो है वो नुकसान झेलते चले जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था कि कोल्ड सी जो है वो ट्रांसफर्ड इपिथेट है। बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, इपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव ना। ये इपिथेट जो है वो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले, या आप कह सकते हैं कि नाउन से पहले लग करके, और क्या करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुड बॉय। तो ऐसे ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रामर में इसको एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, बट जब लिटरेचर में आएंगे तो इपिथेट पढ़ेंगे। आप बस सिंपली यही समझिए कि ये जो है वो इपिथेट है। इपिथेट का मतलब एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले लग के आता हो। बट ध्यान रखेंगे ट्रांसफर्ड इपिथेट क्या होता है। ट्रांसफर्ड इपिथेट वैसी चीजें होती हैं जिसमें एक नाउन से पहले वो तो इस्तेमाल होता है, लेकिन पर्टिकुलरली उस नाउन के लिए वो नहीं आता, उस नाउन के लिए वो नहीं होता। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं रेस्टलेस नाइट, है ना, रेस्टलेस नाइट मतलब बेचैन रात। क्या बेचैन रात, रात कभी बेचैन हो सकता है क्या? बेचैन कौन है उस रात को? मैं, है ना। आप जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है कि इट वॉज अ रेस्टलेस नाइट, यह एक क्या था, या वह एक बेचैन करने वाली रात थी, या बेचैन रात थी। तो बेचैन रात कहने का मतलब क्या हुआ? बेचैन रात कहने का मतलब ये थोड़ी है कि नाइट रात बेचैन थी, नहीं, उस रात को आप बेचैन थे। तो यहां पर कहने का ये मीनिंग है कि पर्टिकुलरली जिस वाले नाउन के साथ आपका ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है वो उसके लिए नहीं है,
यह ट्रांसफर कर रहा है इस विशेषता को किसी और के लिए या किसी और नाउन के लिए, है ना। तो यहां पर ये जो कोल्ड सी है, समुद्र कभी ठंडा होता नहीं है ना। ठंडा समुद्र हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। वह किसके लिए, उसको हम फील कर सकते हैं, वो व्यक्तियों के लिए, वो लोगों के लिए वो ठंडा समुद्र हो सकता है ना। मतलब ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं हॉट वेदर, है ना, या हम लोग कहते हैं हॉट डे, है ना। यह जो है वो हॉट मतलब गर्म दिन था, तो दिन कभी गर्म होता है क्या? दिन गर्म नहीं होता। आपको महसूस होता है कि गर्म दिन है, अर्थात गर्मी आपको लगती है, तो आप कह सकते हैं कि यह गर्म दिन है। लेकिन दिन जो है वो गर्म नहीं होता, गर्म आप होते हैं। आप जब ये चलते हैं तो आपके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे आप चिलमिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। और सूर्य जो है उस दिन सूरज की जो रोशनी होती है वो काफी तेज पड़ती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह दिन बहुत ही ज्यादा हॉट है, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पर डे के लिए दिन को वो क्लैरिफाई करने के लिए नहीं आता, दिन के लिए वो यूज नहीं होता। तो सिमिलरली हम लोग इसी चीज को अभी समझने वाले थे और हम लोगों ने समझा। आशा है आप इसको समझने वाले हैं कि those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, यहां तक का जो चीज है वो आपको बताने की ये कोशिश करता है कि वैसे लोग जो प्रिपेयर करते हैं, जो तैयारी करते हैं, किसके लिए? ग्रीन वॉर्स के लिए। ग्रीन वॉर आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, ग्रीन वॉर कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों को काटना, उसको हटाना, मतलब पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है उसके लिए जो हम पेड़ पौधों को हटा रहे हैं, जंगलों को हटा रहे हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, वॉर्स विथ गैस, गैस से जो वॉर हो रहा है, अर्थात कई प्रकार के परमाणु बम वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं। और वॉर्स विथ फायर, ये जो माने परमाणु बम हो गए, और क्या हो गया कि कई अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर ये कहा गया है। और क्या है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और लास्ट में बच क्या जाता है? कोई नहीं बच जाता। वैसे युद्ध में बचता कौन है? कोई भी नहीं बचता, मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे। तो वैसे लोग जो क्या क्या करते हैं, तो जो ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, गैस के साथ या गैस वाला वॉर के साथ जो है वो प्रिपेयर करते हैं, या फायर के साथ वॉर का जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, अर्थात तो वैसे लोग जो वॉर के साथ प्रिपरेशन करते हैं, वॉर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना, मतलब अपने आप को तैयार करते हैं युद्ध के लिए, है ना। वैसे लोग जिनका अंत में कुछ भी नहीं होता, या जिनका जो अंत में बचते ही नहीं, या जिनके लिए अंत में कुछ भी नहीं बचता, वैसे लोग अगर शांत रहेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा देखिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, है ना, वो क्या करेंगे? वो साफ कपड़े पहनेंगे। मतलब वैसे लोग जो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को युद्ध के लिए, वैसे लोग भी अगर 12 तक काउंट करके और सोचने लगेंगे, अगर साइलेंस को फॉलो करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वे भी क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, है ना। अब यहां देखो क्लीन क्लॉथ्स जो है बच्चे ध्यान रखना, क्लीन क्लॉथ्स, सी ये जो है वो एलिट्रेशन यहां पर भी आ रहा है। एलिट्रेशन मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है, आप जब पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि इलेक्ट्रेशन क्या था। तो देख लो यहाँ क्लीन क्लॉथ्स। अच्छा, क्लीन क्लॉथ जो है वो एक सिंबल भी है। क्लीन क्लॉथ कहने का मतलब है कि वो भी शांति को महसूस करेंगे। जो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं वो अगर शांत होकर के और सोचेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में, तब वो भी क्या होंगे? वो भी पीस को फील करेंगे, वो भी जो है वो शांति को फील करेंगे, हार्मनी को फील करेंगे, है ना। और क्या कहता है? एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ क्या करेंगे? तो चलेंगे या वॉक करेंगे। और क्या कहता है यहाँ? ब्रदर्स जो है ये एक सिंबल है। ब्रदर्स जो है वो मैन काइंड को दिखा रहा है ना। मैन काइंड को दिखाने के लिए ब्रदर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यह ब्रदर्स जो है वो कहीं ना कहीं सिंबल है, तभी तो ये मैन काइंड को दिखाना है। ब्रदर्स कहने का मतलब है भाई, भाईचारगी को यहाँ पर दिखाने के लिए ब्रदर्स का इस्तेमाल किया गया है। इन द सेड डूइंग नथिंग, और किसी भी प्रकार के कोलाहल से मुक्त, है ना, बिल्कुल शांत माहौल में वैसे लोग जो है वो क्या करेंगे? इन द सेड। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ इन द सेड जो है वो एक मेटाफर है। यहाँ पर इन द सेड जो है वो कंपेयर किया गया है प्रोटेक्शन के लिए, या आप कह सकते हैं शेल्टर के लिए, एक शेल्टर के लिए, है ना, या एक शेल्टर
लेंगे और वह शेल्टर, वह जो माने उनका आवास होगा, वह जो उनका माने रक्षा कवच होगा आप कह सकते हैं, वह कैसा होगा, वो बिल्कुल ही शांत सा होगा और वह माहौल भी उनके लिए बिल्कुल ही एक कैसा होगा, तो एक रामबाण की तरह होगा जिसमें वे लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, जिसमें हम सभी लोग या इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी शांति से रह पाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। और यह जो है, जब वैसे लोग जो वॉर के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके मन में अगर चेंजेस आ जाएं, वे अगर चेंज हो जाएंगे, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अच्छी हो जाएगी या हमारा वर्ल्ड जो है वो कितना अच्छा हो जाएगा। हम जो है वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से उस हार्मनी के साथ रह पाएंगे जो एक समय में कई ऐसे महात्माओं के द्वारा देखा गया एक सपन की तरह था, स्वप्न की तरह था। हम लोग उस प्रकार से रहने लगेंगे। और जो आज कई प्रकार के वॉर्स, जो युद्ध लोगों के द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रिपरेशन जो किए जा रहे हैं, उसकी फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उसका अगला स्टेज थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा पोएट आपको जो है वो समझाने की कोशिश क्या कर रहा है वो थोड़ा समझिएगा। कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है, तो इसका कुछ अलग मीनिंग आप ना निकाल लें, है ना। पोएट कहता है कि इसका कुछ अलग मीनिंग आपको नहीं निकालना है। इसको आपको ये नहीं समझना है कि टोटल इनएक्टिव हो जाना है आपको। टोटल इनएक्टिव होने के लिए पोएट नहीं कहता आपको, ऐसा नहीं कि टोटली इनएक्टिव हो गए। और टोटली इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है, खा लिए जहर और निकल लिए, है ना। तो या फिर कुछ ऐसा काम कर लिए जिससे कि AKP हो गए। AKP का मतलब आप समझते ही होंगे, अल्लाह को प्यारे। तो वैसे नहीं होना है ना। आपको करना क्या है कि जो पोएट कहता है, पोएट की बातों को समझना है ना, उसके पर्सपेक्टिव्स को समझना है। वो कंफ्यूज नहीं कर रहा है आपको कि आपको टोटल इनएक्टिव हो जाना है, ये काम नहीं करना है, ना 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 ना, कभी नहीं। क्या नहीं करना है, टोटल इनएक्टिव आपको नहीं होना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन जो है वो तो है ही है, जीवन तो रहना ही है। जीवन में जो आप कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। बट करना क्या है कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। मैं आपको, या पोएट जो है आपको ये नहीं बताना चाह रहा, ये नहीं कहना चाह रहा कि आप क्या करें, आप टोटल इनएक्टिव हो जाएं। टोटल इनएक्टिव मतलब कि आप डेथ को प्राप्त कर लें या फिर आप मर जाएं। मरने के लिए नहीं बोल रहा है वो पोएट, बिल्कुल भी नहीं। इसको सोचना भी नहीं ऐसा, है ना। आगे कहता है कि इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, है ना, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, है ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, तो क्या कहता है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो हो सकता है ऐसा थोड़ी देर के लिए, हम बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब हमारे सामने कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की ओर भी हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई दफा क्या होता है कि हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता नहीं है। जब वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिलते नहीं हैं, या हम लोगों ने शांत रह के और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू भी नहीं किया, हम केवल इधर उधर से उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम खुद इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, तो उसी स्थिति में क्या होता है, हमारे पास जो एक करेक्ट, एक डेफिनिट सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो हमारे पास नहीं आता। तो कहता क्या है पोएट, कहता है कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है ना, कि आपका कुछ देर ना कुछ करना या कुछ नहीं करना, यानी कि साइलेंस में रहना, यह साइलेंस जो होगा वो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उदासी का कारण बना है आपके लिए, वो क्या हो सकता है, वो शायद इंटरप्ट हो, यानी कि वो शायद खत्म हो सके। तो यह जो खत्म होगा, आपके जो सैडनेस आपका है वो खत्म होगा कब, जब आप उस साइलेंस को फॉलो कीजिएगा, तब, जो पोएट ने आपको बताने की कोशिश की है। आगे कहता है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हमें अब माने हो सकता है ऐसा कि आपके पास जो सैडनेस है उसके माने उसका जो प्रॉब्लम था, ये सैडनेस का जो रूट था, रूट जो है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो ये रूट जो है वो साइलेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो ढूंढ सकते हैं। ये साइलेंस के थ्रू हम उस रूट तक पहुंच सकते हैं जिसको हम लोगों ने ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जिसको हम लोगों ने समझा भी नहीं था, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, बस केवल हम डरते रहते हैं। किससे, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डर
केवल और केवल डेथ है ना। मतलब हम अपने जीवन और मृत्यु को लेकर के इतना ज्यादा इम्पेचुअस हैं कि उसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं रहे, और हमारे मन में कोई भी थोड़ा भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बस हमारा ध्यान जाता है किस ओर, तो हमारे कंफर्ट्स की ओर या फिर हमारे डेथ की ओर। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि अगर दुनिया का एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अगर डर कुछ है तो वह है डेथ। और अगर हम साइलेंस रहेंगे, अगर साइलेंस में या साइलेंस के थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, पीस के थ्रू, हार्मनी के थ्रू अगर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे या सॉल्यूशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां तक कि वह डेथ भी आपको डराने से वंचित रहेगा, यानी कि वह डेथ भी आपको डरा नहीं। आगे वाले स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है, या पृथ्वी हमें क्या कर सकती है, सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, है ना, जब सब कुछ मरा हुआ सा दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद में यह जीवित सिद्ध करती है अपने आप को। कहने का मेरा ये मीनिंग है, और यहां पर जो पोएट आपको बताने की कोशिश करता है वो बताने की ये कोशिश करता है कि टोटल इनएक्टिविटी को आपको एडवोकेट करता हुआ पोएट नहीं दिखता, जो हम लोगों ने पहले वाले स्टेंजा में पढ़ा कि पोएट जो है टोटल इनएक्टिविटी को माने एडवोकेट नहीं करता। वो कहता है कि आप शांत रहें, जैसे पृथ्वी शांत रहती है। हम किससे सीख सकते हैं? इस पृथ्वी से सीख सकते हैं, अर्थात पृथ्वी हमें क्या कर सकती है, सिखा सकती है। यहां पर देखो, द अर्थ कैन टीच अस, मतलब अर्थ जो है वो यहां पर एक टीचर की तरह आ रहा है। माने अर्थ जो है वो एक टीचर की तरह आ रहा है, या टीचर की तरह माने ये पर्सोनिफाई किया गया है। इसीलिए यहां पर ये वाला लाइन जो अर्थ जो है वो, या द अर्थ कैन टीच अस, ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। अर्थात पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि नॉन लिविंग में, है ना, किसकी क्वालिटी, तो लिविंग की जो क्वालिटी है उसको इंक्लूड कर देना ही क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो यहां पर अर्थ जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन क्या हो रहा है, तो इसमें इससे हम लोग सीख सकते हैं, अर्थात यह हमें सिखा सकती है। इसका मतलब यह है कि अर्थ जो है वो टीचर की तरह यहां पर यूज किया गया है, अर्थ को टीचर की तरह यूज किया गया है, इसीलिए यह पर्सोनिफिकेशन है। तो पोएट जो हमें कहता है कि पूरी तरह से वैसे शांत नहीं हो जाना, टोटल इनएक्टिव नहीं हो जाना, मतलब डेथ को वो एडवोकेट नहीं करता कि मर जाना है आपको, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, बस अर्थ की तरह आपको शांत रहना है, चुप रहना है, एकदम शांत रहना है। लेकिन जब जरूरत पड़े तब जो है, जैसे अर्थ अपने आप को प्रूव करती है ना, उससे पता चलता है कि यह पृथ्वी जो है उसमें मोशन है, मोमेंट है, बिल्कुल सिमिलरली आपको भी उस तरह का ही काम करना है। मतलब जब मौका आए, जब आपके सामने उस तरह के कंडीशंस आए, तब आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, तब आप उस समय अपनी चुप्पी को तोड़िए, तब आप अपने साइलेंस से बाहर निकलिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको साइलेंस में ही रहना है। तो करना क्या है, तो हमें पृथ्वी से ही कुछ सीखना है और पृथ्वी की तरह ही हमें साइलेंट रहना है। लेकिन जब मौका आए, जब हमारे सामने उस तरह के सिचुएशंस आए, तो उस समय हमें क्या करना है, तो उस साइलेंस से बाहर भी निकलना है। मतलब अपने आप को प्रूव भी करना है कि हाँ मैं जीवित हूं, हाँ मैं क्या हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर वर्क में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, ऐसा आपको, या इस एक्शन में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, ऐसा आपको प्रूव करना है ना। आगे कहता है, जो अगला स्टेंज है, जो लास्ट के 2 लाइंस हैं, उन लाइंस को हम लोग अभी पढ़ेंगे। नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी शांत हो जाइए, है ना। और क्या होगा, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो मैं अभी काउंट करता हूं 12 तक, और फिर आप शांत होंगे, और फिर मैं चला जाऊंगा। बट ध्यान रखिएगा कि आपको यह अगर पोएम समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे पास कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मैं अभी फिर से आपके लिए 12 तक काउंट करता हूं, आप शांत हो जाएंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12